वेलकम बैक टू रेटिना नर्सिंग एकेडमी। आज फिर से हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए जिसको वन बाय वन हम डील करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो रेटिना नर्सिंग एकेडमी भोपाल के अंदर आपके चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपके नर्सिंग कंपिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं उनमें हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास की जानकारी के लिए आप गूगल पे सिंपली सर्च करें रेटिना नर्सिंग एकेडमी। ठीक है, भोपाल के अंदर प्रभात चौराहे जो पेट्रोल पंप है उधर हमारी ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ध्यान से पढ़ने के बाद उसका आंसर देने की कोशिश करें, चाहे तो आप अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, वन बाय वन एक एक चीज को। ठीक है, हार्ट ऑफ हार्ट इज रेफर्ड टू। ठीक है, हार्ट ऑफ हार्ट किसे रेफर किया जाता है? इनमें से क्या ऑप्शन सही है? आप अपना अपना ऑप्शन बताएं। ठीक है, जो लोग बता चुके हैं वो बढ़िया है। वन बाय वन हम डील करते हैं क्या क्या चीज है। सबसे पहले बात करते हैं ये हार्ट ऑफ हार्ट इज रेफर्ड टू। ये ऑब्वियसली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कौन से पार्ट से क्वेश्चन उठाया गया है? तो वो है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कौन सा है? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम को कैसे समझे हम? क्या है ये कंडक्टिंग सिस्टम? ठीक है, हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम उसी तरीके से है जैसे आपके घर के अंदर कोई मोटर की पंप लगी हो, पानी के लिए जो पंप लगी होती है, ट्यूबवेल होता है। वो ट्यूबवेल क्या करता है, जमीन में से पानी बार बार निकाल के आपकी जो वाटर का टैंक है वहां पे पहुंचाता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा हार्ट भी क्या करता है, ब्लड को पंप आउट करता है। और जब वो ब्लड को पंप आउट करेगा तो कोई ना कोई उसको ऐसा सर्किट मिलना चाहिए जिस तरीके की ट्यूबवेल के अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है जो क्या करता है, उस मोटर को बार बार चलाता है। तो उसी तरह इस हार्ट को भी बार बार चलाने के लिए कोई ना कोई ऐसा सर्किट होना चाहिए। तो ये जो सर्किट बनता है हमारे हार्ट के मसल्स के अंदर, जो हार्ट के मसल्स को बार बार कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है, वो क्या कहलाता है? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, जनरल ये इंट्रोडक्शन है। आपको डिटेल में पढ़ना है तो एना फिजियो की हमारी जो क्लासेस है उसके अंदर जो कार्डियोवास्कुलर की क्लास है जिसको हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे एना फिजियो बेसिक्स से सिखाई जाएगी। चाहे वो फर्स्ट ईयर का बच्चा हो तो भी आप इजीली उसको समझ सकता है। ठीक है, ना केवल कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ईयर के बच्चे भी हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस को, या फिर ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, पहले ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये कोई ना कोई ऐसा कंडक्टिंग सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, हार्ट ऑफ हार्ट कहलाता है या नहीं कहलाता है। नेक्स्ट है साइनोएट्रियल नोड, तीसरा है बंडल ऑफ हिस, चौथा है लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। ठीक है, हार्ट कैसा होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, होलो ऑर्गन, जो क्या करता है, ब्लड को पंप आउट करता है। इस हार्ट के बीच में एक मायोकार्डियम की टिश्यू की डिवाइड करती है मायोकार्डियम वॉल। ठीक है, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम ये दोनों मिलके क्या बनाती है, एक बीच में वॉल बनाती है जो हार्ट को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करती है, लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं सेप्टम, जिसको आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा या फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस है उसमें भी अवेलेबल है, ऑफलाइन में भी आप जानते ही होंगे। ठीक है, सेप्टम के यहाँ पे हार्ट का ये टिपिकल स्ट्रक्चर हर कोई जान रहा होता है। यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं दो, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में दो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व रहते हैं। राइट वाला कहलाता है सॉरी, राइट जो है वो राइट एट्रियम और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रहता है, और यहाँ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व रहता है, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब बात करते हैं हम सीधा कंडक्टिंग सिस्टम की, क्योंकि ये पूरा सर्कुलेशन और एनाटॉमी में यहाँ पे ब्रीफली नहीं बता पाऊंगा। तो कंडक्टिंग सिस्टम मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारे ब्रेन से नर्व सप्लाई आती है
नर्व सप्लाई जो आती है किस किस के द्वारा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो होती है वो हमारे हार्ट को काम कराने के लिए मजबूर करती है। एक काम को बढ़ाएगा, यानी सिंपैथेटिक क्या करेगा, सिंपैथेटिक हार्ट के काम को बढ़ाएगा और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, हार्ट के काम को कम कराएगा। ठीक है, अब ये नर्व सप्लाई में जब भी आती है तो वो नर्व कहाँ पे, हमारे हार्ट के अंदर इनर्वेशन करती है। तो हार्ट के यहाँ पे सबसे पहले एक नोड होता है जिसको क्या बोलते हैं, एस ए नोड। क्या बोलते हैं, एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये साइनोएट्रियल नोड। ये साइनोएट्रियल नोड क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को यहीं से पूरे हार्ट के वहां पे भेजता है। ये एस ए नोड क्या करता है, अपनी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को कहाँ पे पहुंचाता है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को पहुंचाता है यहाँ पे एक और स्पेशलाइज्ड नोड होता है जिसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक अपने इम्पल्सेस पहुंचाते हैं। मतलब क्या है, सबसे पहला यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो एक नोड बनाते हैं उसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, जो कहाँ पे रहता है, जस्ट ये वेना के बाद, सुपीरियर वेना के बाद है, उसकी ओपनिंग के जस्ट नीचे यहाँ पे इंफीरियर प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है, अपने इम्पल्सेस को कहाँ पे भेजता है, नर्व से इम्पल्स लेने के बाद भेजता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसको एवी नोड भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एवी नोड, और इसको बोलते हैं एसए नोड। क्लियर। फिर ये एवी नोड क्या करता है, यहाँ से निकलती है बंडल ब्रांच। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे निकलती है बंडल ब्रांच, या इतनी तो निकली बंडल ब्रांच। ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो क्या करेगा, पूरे हार्ट की तरफ सप्लाई ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर ये बंडल ब्रांच से दो ब्रांचेस निकलती है, एक लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच। कौन कौन सी, लेफ्ट और राइट। ये वाली लेफ्ट और ये वाली राइट। लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच आगे अपने इलेक्ट्रिसिटी को ले जाती है, और इन्हीं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या होता है, इन बंडल ब्रांच के यहाँ पे छोटे छोटे येलोइश फाइबर रहते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पर्किंजे फाइबर्स। ठीक है, पर्किंजे फाइबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे मायोकार्डियम में स्प्रेड रहते हैं। यही पर्किंजे फाइबर्स के वहां पे जब वो मायोसाइट्स के साथ एक्शन पोटेंशियल एक्सचेंज करते हैं, या एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है उस दौरान क्या होता है, हार्ट के जो मायोकार्डियम है वो हार्ट के मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम, यानी एवी नोड से इंपल्सेस आए हैं कहाँ पे, सॉरी एसए नोड से इंपल्सेस आए हैं एवी नोड पे। ठीक है, एवी नोड से इंपल्सेस आए हैं बंडल ब्रांच में, बंडल ब्रांच से इंपल्सेस लेफ्ट और राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो अपने इंपल्सेस को लेकर कहाँ पे पहुंची है, रेस्ट ऑफ मायोकार्डियम। स्पेशली देखा जाए तो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम के वहां पे पर्किंजे फाइबर, जो थिन फाइबर्स होते हैं पर्किंजे फाइबर्स, वो क्या करती है, इन इलेक्ट्रिसिटी को पूरे मायोसाइट्स के साथ एक्सचेंज करती है और वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ठीक है, तो ये पार्ट क्या क्या होगा, एसए नोड हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। ठीक है, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस या फिर एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, बंडल ऑफ हिस, या फिर दूसरा नाम है इसका एवी बंडल। क्या नाम है, एवी बंडल। ठीक है, बंडल ऑफ हिस या एवी बंडल भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये क्या है, लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, हार्ट ऑफ हार्ट इज रेफर्ड टू। तो एवी बंडल को हार्ट ऑफ हार्ट नहीं बोलते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच को भी हार्ट ऑफ हार्ट नहीं बोलते हैं, ना ही बंडल ऑफ हिस को हार्ट ऑफ हार्ट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड या एसए नोड जो होता है वो हार्ट ऑफ हार्ट कहलाता है। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम का एक रफ आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है। आपको डिटेल में अगर जानकारी लेनी है तो मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा कि आप हमारे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस है उसको ज्वाइन करें। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं। क्लियर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अपना अपना आंसर दें। ठीक है, मैं आपको हेल्प कर लेता हूं। ठीक है, अ क्लाइंट एडमिटेड टू
द हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हैज एडिमेटस एंकल्स। क्या है लिखा हुआ है? एडिमेटस एंकल। ठीक है, एडिमेटस का मतलब हो गया कि एडिमा, प्रेजेंस ऑफ एडिमा। ठीक है, अगर एडिमा प्रेजेंट है कहाँ पे? एंकल्स में। एंकल्स आप जानते ही हैं, ये फुट है, ये वाला पार्ट क्या है? एंकल। इन एंकल में अगर एडिमा प्रेजेंट है तो उस नर्स को व्हाट शुड द नर्स टू डू टू बेस्ट रिड्यूस एडिमा ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। अगर लोअर एक्सट्रीमिटी के एंकल में यहाँ पे एडिमेटस हो रखा है या फिर एडिमा प्रेजेंट है तो उस केस में इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल एप्रोप्रिएट है या फिर कौन सा ऑप्शन को सबसे पहले करना चाहिए जिससे उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज का एडिमा कम हो जाए। ठीक है, तो सब लोगों ने अपने आंसर दे ही दिए होंगे और मैं वन बाय वन बता देता हूँ। सबसे पहला लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड। क्या बोल रहा है? रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड। तो रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर किसी ने ये आंसर दिया है तो उनको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। अगर फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करेंगे उससे एडिमा का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। रीजन बता देता हूँ एडिमेटस एंकल का, कि अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो ब्लड सप्लाई है वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो रही है या फिर वेनस ड्रेनेज इनफ नहीं आ रहा है तो उस केस में क्या होता है? एडिमेटस हो जाती है। जो हमारा एंकल होता है उसके अंदर एडिमा प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये एडिमा क्या कहलाता है कि ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जहाँ पे भी होता है वहाँ पे अगर फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है तो उसको हम एडिमा बोलते हैं। तो चूंकि फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करने से कोई खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट डू रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करने से बेनिफिट तो मिल सकता है लेकिन कितना मिलेगा? ठीक है, वो आपके हार्ट तक ब्लड को वापस नहीं ला पाएगा अगर आप अपने सिर्फ फुट की रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई इलास्टिक बैंडेज। इलास्टिक बैंडेज को अप्लाई करके आप एडिमा कम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो रखा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं जो वेनस ड्रेनेज हार्ट की तरफ आना चाहिए था उसकी सप्लाई किसी तरीके से बंद हो गई है, तो उस केस में ये भी एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट बचता है एलिवेट द लेग्स, और यही करेक्ट ऑप्शन है। क्या करना है? उसको लेग को एलिवेट करना है। अगर ये पेशेंट सुपाइन पोजीशन में सोया हुआ है तो उस केस में अगर ये हेड है, ये ट्रंक है, तो उस केस में अगर उसके हार्ट के ऊपर लेवल पे अगर यहाँ पे पिलो रख के अगर उसके हार्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज को हार्ट से ऊपर लेके जाएंगे तो उस केस में क्या होगा? ग्रेविटी की हेल्प से ये सारा जो फ्लूइड है वो हार्ट की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से वेनस ड्रेनेज जो होना था हार्ट की तरफ वो इंटरप्ट नहीं होके ग्रेविटी की हेल्प से क्या करेगा? ये एडिमा खत्म करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एलन टेस्ट इज यूज्ड फॉर। ये एक तरह का टेस्ट है जो कैसे यूज किया जाता है, किसके लिए, क्या चेक करने के लिए? नन ऑफ अबोव, इसको तो हम बाद में देखेंगे जब पहले तीन देखें इसके बाद। ठीक है, सबसे पहला कह रहा है इंटीग्रिटी ऑफ पामर आर्क। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है अल्नर नर्व फंक्शन, नेक्स्ट बोला जा रहा है मीडियन नर्व कंप्रेशन या फिर नन ऑफ अबोव। ठीक है, इसमें से क्या ऑप्शन सही है? जो लोग एलन टेस्ट के बारे में जानते हैं वो अपना वीडियो पॉज करके इसमें से एक करेक्ट आंसर चूज करें। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नन ऑफ अबोव की तरफ तो जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने तीनों को देखा ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं एलन टेस्ट की बात कर लेते हैं। किसकी? एलन टेस्ट की। ठीक है, किसकी बात करें हम? एलन टेस्ट की। एलेन्स टेस्ट, ध्यान से देखना, एलेन्स टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एलन टेस्ट क्या होता है? एलन टेस्ट एक टेस्ट है जो आपके जो पाम है, ठीक है, पाम है उसकी ब्लड की
इंटीग्रिटी को या ब्लड फ्लो इंटीग्रिटी या फिर कोलेटरल ब्लड फ्लो ऑफ पाम को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, इसलिए होता है, एक बार फिर से बता देता हूं, कोलेटरल सर्कुलेशन ऑफ पाम को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कोलेटरल सर्कुलेशन ऑफ पाम, आप जानते हैं ये पाम है, पाम के अंदर क्या होता है, कोलेटरल सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले बता देता हूँ कोलेटरल सर्कुलेशन होता क्या है। ये हमारा हैंड है, ठीक है, सपोज ये हैंड है हमारा, हैंड के यहाँ पे दो आर्टरी आती है, एक आती है रेडियल आर्टरी और एक होती है अल्नर आर्टरी। ठीक है, रेडियल होती है वो अल्नर से ज़्यादा वाइड होती है और इजीली पाल्पेबल होती है इस पोर्शन के यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होती है हमारी रेडियल आर्टरी और जो हमारे इंडेक्स फिंगर लास्ट फिंगर है उस तरफ क्या होती है हमारी अल्नर आर्टरी। ठीक है, ये जब पाम की तरफ आगे बढ़ती है तो आगे जाके ये क्या बनाती है, एक पामर आर्च बनाती है। क्या बनाती है, पामर आर्च। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपका क्वेश्चन क्या ऑप्शन की तरफ ध्यान जा रहा होगा कि क्या मैं सही लिखा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है इंटीग्रिटी ऑफ पामर आर्च की। ठीक है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये कहाँ कहाँ यूज में आता है उसको देखना ज़रूरी है। तो ये जो ब्लड का, यहाँ ब्लड का जब इस तरीके से दोनों आर्टरी आकर एनास्टोमोसिस करती है तो उसको क्या बोलते हैं, कोलेटरल सर्कुलेशन। और कोलेटरल सर्कुलेशन कैसे हेल्प करता है, इन केस किसी भी एक आर्टरी की सप्लाई अगर रुक जाती है तो उस केस में दूसरी आर्टरी क्या करेगी, उसको फुलफिल करेगी, उस ब्लड सप्लाई को फुलफिल कर देगी। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर तो गया इंटीग्रिटी ऑफ पामर आर्च। ठीक है, यहाँ पे अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी है, यहाँ पे डीप और सुपरफिशियल वेन्स आर्टरी और निकलती है जो आगे जाके डीप और सुपरफिशियल दोनों पामर आर्च बनाती है। लेकिन उसको हम डिटेल में पूरा देखना है तो हमारे कार्डियोवास्कुलर में वेसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पूरी बॉडी में उसके अंदर हम देख पाएंगे। ठीक है, तो एलन टेस्ट क्यों किया जाता है, कोलेटरल सर्कुलेशन ऑफ पामर ऑफ पाम। ठीक है, पाम का जो कोलेटरल सर्कुलेशन है उसको असेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है क्या, अल्नर नर्व का फंक्शन, जी नहीं, यहाँ पे नर्व का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एलन टेस्ट कभी भी नर्व को चेक करने के लिए नहीं होता है। मीडियन नर्व कंप्रेशन बिल्कुल नहीं, नन ऑफ अबोव आएगा ही नहीं क्योंकि हम किसकी इंटीग्रिटी देख रहे हैं, पामर आर्च की। पामर आर्च कौन बनाता है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी दोनों आगे यहाँ पे एनास्टोमोसिस करते हैं, फिर यहाँ से हर फिंगर को एक एक आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पामर आर्च बनता है। ठीक है, बहुत ही वाइड है पामर आर्च को समझने के लिए, लेकिन हम इस छोटे से क्वेश्चन सेशन में इतना ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। हाँ, एलन टेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, कैसे करते, कैसे एलन टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं एक बार। एलन टेस्ट का पहला तो पर्पस, ठीक है, पर्पस क्यों करते हैं। ठीक है, एलन टेस्ट करने का पर्पस ये है कि हम देख पाए कि किसी या तो अल्नर आर्टरी, ठीक है, अल्नर या फिर रेडियल आर्टरी पे जब कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है, जैसे कि कैसा प्रोसीजर, एबीजी हो गया, क्या है इंडिकेशन में क्या आ गया, ये एबीजी। ठीक है, हीमोडायलिसिस, ठीक है, हीमोडायलिसिस, सॉरी डायलिसिस, हीमोडायलिसिस या रेस्ट की कोई सर्जरी, और कई केस में क्या होता है, हार्ट बाईपास सर्जरी। ये कुछ ऐसे इंडिकेशन है जहाँ पे क्या किया जाता है कि ये अल्नर या फिर रेडियल
आर्टरी जो होती है, अल्नर और रेडियल आर्टरी को पंक्चर किया जाता है या फिर इनकी ब्लड सप्लाई को डिसरप्ट करने वाला कोई भी प्रोसीजर है तो उसको करने से पहले क्या किया जाता है, एलन टेस्ट किया जाता है। और अगर इंडिकेशन की बात करें तो किन किन केसेस में किया जाता है, ये रहे इनके इंडिकेशन। एबीजी चेक करना हो तब, हीमोडायलिसिस करना हो, रिस्ट की कोई सर्जरी होनी हो, या फिर हार्ट बाईपास के लिए कई बार क्या होते हैं, सर्जन जो होते हैं वो रेडियल या फिर अल्नर आर्टरीज का कुछ पार्ट लेकर हार्ट की बाईपास सर्जरी करते हैं, तो उस इंडिकेशन या उस केसेस में क्या किया जाता है, एलन टेस्ट किया जाता है। अब एलन टेस्ट होता क्या है? एलन टेस्ट में ऑब्वियसली बात है, हमारा जो पाम है, इस पाम के ब्लड सप्लाई को चेक किया जाता है। तो क्या करते हैं, पेशेंट को बोला जाता है कि सबसे पहले अपनी मुट्ठी क्लोज बंद करते हैं। तो पेशेंट जब मुट्ठी क्लोज बंद कर लेता है, इसके बाद विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर, सपोज मेरे पास अभी एक ही हाथ है, ठीक है, एक सपोज ये पेशेंट का हाथ होता तो एक हाथ से यहाँ पे मैं उसको जब मुट्ठी बंद की होती तब ये रेडियल आर्टरी को मैं प्रेस कर रहा होता हूँ और दूसरे हाथ से अल्नर आर्टरी को प्रेस कर दिया जाता है। जब ये 30 सेकंड प्रेस करने के बाद पेशेंट को बोला जाता है, जब ये दोनों तरफ से प्रेस हो जाए उसके बाद पेशेंट को बोला जाता है कि अपना पाम धीरे से खोलो। उस दौरान क्या होता है, पाम जो होता है वो व्हाइटिश कलर का हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो रखी होती है। और उस केस में जैसे ही अल्नर वाली साइड को रिलीज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ब्लड फ्लो तुरंत आएगा। अगले 5 से 10 सेकंड के अंदर क्या होगा, हाथ पाम का जो रेडनेस है वो वापस रिस्टोर हो जाती है, जैसा पाम रेड था वैसा वापस हो जाता है। तो उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सॉरी, प्रेशर कहाँ पे लगाएंगे हम, अल्नर और रेडियल आर्टरी की साइड पे, ठीक है। जब प्रेशर लग जाएगा कब तक, 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड्स, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स बोलती है 30 सेकंड्स के लिए फिर फिस्ट को टाइट होल्ड करना होता है, ये पेशेंट को बोलना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही रिलीज 1 आर्टरी, आइदर अल्नर और रेडियल, ठीक है। चूंकि हम देखते हैं कि एबीजी एनालिसिस हमारे स्टाफ नर्स कुछ ज़्यादा ही करते हैं या फिर नर्सिंग ऑफिसर करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हम अल्नर आर्टरी जो हो उसका प्रेशर को रिलीज करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगले 5 से 15 सेकंड के लिए, 5 से 15 सेकंड के लिए क्या करना होता है, 5 से 15 सेकंड के लिए उस हाथ को ऑब्जर्व करना होता है। अगर वापस से ब्लड सप्लाई आती है तो उस पाम का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये आपको हेल्प करता है आपके एलन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये एक जनरल सा प्रोसीजर हो गया। कंप्लीट प्रोसीजर जब हम एबीजी एनालिसिस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ते हैं तो उसमें भी एलन टेस्ट को ब्रीफली डिस्कस किया जाता है। चूंकि हम क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हैं तो हम डिटेल में नहीं बता पा रहे हैं ड्यू टू टाइम, लेकिन ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पामर आर्च का जो इंटीग्रिटी है उसको हमको सही करना होता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वाइप किया है, सुपीरियर, ध्यान से पढ़ना, सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन्स इनटू। यहाँ पे ये फिर से वेसल से आ गया है कि वेसल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी का एक क्वेश्चन निकल के आया, सुपीरियर रेक्टल वेन कहाँ पे ड्रेन होती है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, कुछ नाम दे रखे हैं, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला है सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, नेक्स्ट है इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन, इसके बाद नेक्स्ट है इंफीरियर वेना केवा और नेक्स्ट है पोर्टल वेन, ठीक है। तो अपना वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, ठीक है। ये बात हो रही है कहाँ पे, हमारे एब्डोमिनल रीजन यानी एब्डोमिनल ऑर्गन की ब्लड ड्रेनेज की बात हो रही है। यानी ये चारों ऑप्शन है वो क्या करते हैं, एब्डोमिनल ब्लड को वापस राइट साइड ऑफ हार्ट ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। ये सारी वेन्स का यही काम है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेक्टल वेन। रेक्टम कहाँ पे होता है, पेल्विस के यहाँ पे, ठीक है। ये सपोज यहाँ पे ये रेक्टम है, इस रेक्टम के यहाँ से क्या होता है, सुपीरियर रेक्टल वेन जो होती है वो कहाँ पे आके ड्रेन करेगी, क्या वो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में ड्रेन करेगी, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन में ड्रेन करेगी, इंफीरियर वेना केवा या फिर पोर्टल वेन में। ऑब्वियसली बात है, जब
सुपीरियर वेन है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में जाएगी, क्यों? क्योंकि ये सुपीरियर रेक्टल वेन में ड्रेन होगी। कई लोग अपना कॉमन सेंस ऐसा लगाते हैं, लेकिन जिन्होंने ये क्वेश्चन को करेक्ट किया है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पोर्टल वेन, यस पोर्टल वेन में आता है, लेकिन वो डायरेक्टली पोर्टल वेन में उसका ब्लड नहीं आता है। ये जरूर है रेक्टल वेन, रेक्टल एरिया का जितना भी ब्लड है वो ड्रेन होकर पोर्टल वेन में जरूर पहुंचता है, लेकिन पोर्टल वेन में पहुंचने से पहले क्या ये इन दो ऑप्शन में पहुंच रहा है? वन बाय वन देख लेते हैं। उस सबसे डील करने से पहले मैं बता देता हूं आपको पोर्टल सर्कुलेशन क्या है। पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। ये सर्कुलेशन एक सर्कुलेशन है जो क्या करता है, आपके जितने भी जीआई की सप्लाई है या फिर जीआई से जितने भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? लिवर के अंदर, ठीक है। क्या होते हैं? ये आपका जीआई ट्रैक्ट है, यहाँ पे स्टोमक है, यहाँ पे पेनक्रियाज है, यहाँ पे स्प्लीन है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जस्ट एक छोटा डायग्राम बना दिया। यहाँ से जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं ड्यू टू जीआई एक्शन, ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले कहाँ जाते हैं? आपके लिवर के अंदर, ठीक है। और ये लिवर क्या करता है? लिवर सीधा ये अपना जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे ले आता है? इंफीरियर वेना केवा के अंदर। यहाँ पे हार्ट है, हार्ट का ये इंफीरियर वेना केवा, इस इंफीरियर वेना केवा के यहाँ पे सारा ब्लड को ले आया जाता है, ठीक है। तो पोर्टल वेन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? सबसे पहला लिवर है, ठीक है। इसके बाद स्प्लेनिक आर्टरी, सॉरी स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो किससे आके मिलती है? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आकर मिलती है यस सॉरी इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन आकर मिलती है कहाँ पे? स्प्लेनिक वेन से, ठीक है। ये स्प्लेनिक वेन है, इसमें आकर मिलती है। इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन किससे आकर मिलती है? मेसेंट्रिक वेन आकर मिलती है स्प्लेनिक वेन से, और यहाँ से आती है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। कौन सी? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। मेसेंट्रिक वेन ये आकर कहाँ पे मिलती है? ये दोनों वेन आपस में मिलके एक कॉमन वेन बनाती है, इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं? पोर्टल वेन। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हम इतना ही आपको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का जो नीचे वाला पोर्शन है, मतलब ये लोअर एब्डोमेन के नीचे जितने भी ऑर्गन होते हैं जीआई के, वो कौन लेकर आता है? इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है। इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन फर्दर आगे जाके एक स्प्लेनिक वेन है जो पेनक्रियाज और स्प्लिन से अपना वेनस ड्रेनेज को लेकर कहाँ पे आती है? वो बढ़ती है पोर्टल वेन की तरफ। यहाँ पे आके ये क्या बना देती है? पोर्टल वेन। ये वाली वेन जो है वो कौन सी है? पोर्टल वेन। और यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, वो भी आकर किससे मिलती है? पोर्टल वेन। जब ये ब्लड सारा न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे इस लिवर के द्वारा ले लिए जाते हैं, तो लिवर के पोस्टीरियर साइड में हेपेटिक वेन होती है, ये हेपेटिक वेन, ठीक है। ये हेपेटिक वेन कहाँ पे जाके अपना ब्लड ड्रेन करती है? यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा। ये हार्ट है, हार्ट के नीचे से इंफीरियर वेना केवा जा रहा होता है, तो अपना ब्लड कहाँ पे ले आती है? इंफीरियर वेना केवा में। तो ये जो रिलेशन है लीवर, हार्ट और ये जो जीआई ऑर्गन, इनका जो रिलेशन है या फिर इनका जो विनस रिलेशन है, उस विनस रिलेशन को क्या बोलते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? लीवर, जीआई ऑर्गन प्लस हार्ट। तो यहाँ जो ब्लड पहुंचाया जाता है उस ब्लड को उस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, जो रेक्टल एरिया है, इस रेक्टल एरिया का जो ब्लड होता है, सुपीरियर रेक्टल वेन का ब्लड किसके अंदर मिलाया जाता है? इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन के यहाँ पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। और यही इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन इंफीरियर वेना केवा में भी पहुंचता है और पोर्टल वेन में भी पहुंचता है। तो ये इन दोनों के अंदर रेक्टल वेन्स रेक्टम का विनस ड्रेनेज जरूर पहुंचता है, लेकिन ये डायरेक्टली ड्रेन किसके अंदर करता है? इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है। अगर इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन नहीं होता और यहाँ पे स्प्लेनिक वेन होता, तो स्प्लेनिक वेन को हम
कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया है। क्लियर? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नॉर्मल एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या है नॉर्मल एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम? कौन सा है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? जिनको पता है वो पॉज करके अपना आंसर लिख लें। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो वॉल्यूम की बात की जा रही है, ये वॉल्यूम की किसकी बात की जा रही है? हार्ट इसके द्वारा निकले हुए ब्लड वॉल्यूम की। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम जो भी हार्ट से रिलेशन रखता है, ब्लड वॉल्यूम, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन निकल के आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम किसे कहते हैं? ठीक है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कौन सा है, इनमें से कौन सा है नॉर्मल एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम? ठीक है, तो वन बाय वन हम हार्ट के वॉल्यूम देख लेते हैं। सबसे पहला है कार्डियक आउटपुट। क्या है? कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कि ब्लड एक मिनट के अंदर कितना ब्लड इजेक्ट करता है, हमारा हार्ट एक मिनट के अंदर कितना ब्लड इजेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो एक मिनट के अंदर अराउंड 5 लीटर्स के या जितना ये कार्डियक आउटपुट देता है, यानी सारे ऑर्गन तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर, तो बिल्कुल ये तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है ही नहीं। यहाँ पे सीधा सा अगर हम देखेंगे सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब क्या है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, फिर हम सिस्टोल पे चलते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कौन सा कहलाता है? द अमाउंट ऑफ ब्लड remains in ventricles after end of diastole। ठीक है, डायस्टोल का जब एंड होता है तब जो अमाउंट हमारा ब्लड का वेंट्रिकल्स में बचता है उसको क्या बोलते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, अभी वैसे ही एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कौन सा होगा? जब सेम चीज, द अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेन्स द अमाउंट ऑफ ब्लड, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, इजेक्टेड by ventricles ejected by ventricles, the amount of blood ejected by ventricles after end of systole। ठीक है, तो ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो गया। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो होता है 130 ml। कितना होता है? 130 ml। 60 ml रहता है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, और जो ये 70 ml निकल के आया है वो क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को जब आप माइनस कर देते हो तब जाके ये निकल के आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम रिमेन है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्विंग इन एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? ये हमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज है। ठीक है, ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी जब होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी किसी कारण की वजह से अगर कोरोनरी आर्टरी या किसी ब्लॉकेज की वजह से कोरोनरी आर्टरी अपना ब्लड सप्लाई हार्ट की मसल को ही नहीं कर पा रही है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं?
एथेरोस्क्लेरोसिस, या फिर ये इस्चेमिक हार्ट डिसीज का एक पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर वन बाय वन देखते हैं इसमें से कौन सी मोस्ट कॉमन आर्टरी है जो इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला नॉन ऑफ अबव लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें से कोई एक आर्टरी तो ऐसी है जो इन्वॉल्व होती है। वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो अबाउट 15 to 20% केसेस में इन्वॉल्व होती है। कितने? 15 to 20% केसेस में। ठीक है, इसके बाद सॉरी, ये सर्कमफ्लेक्स राइट वाली जो होती है वो 30 to 40% केसेस में इन्वॉल्व होती है, और सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व होती है वो 40 to 50% केसेस में। वो कौन सी है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये हार्ट है, हार्ट के यहाँ से दो कोरोनरी आर्टरी निकली हुई है आउटा के यहाँ से। ठीक है, उसमें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, यानी ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, उसकी फिर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बनती है। सारी आर्टरीज इसकी अलग अलग ब्रांचेस होती है। पूरे डिटेल क्लास हमारी एनाफिजियो में हम डील करेंगे। ठीक है, तो यही वाली आर्टरी है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है किसमें? एथेरोस्क्लेरोसिस में। तो मोस्ट कॉमन कौन सी होगी? ये याद रखें, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर, क्योंकि डेटाबेस है, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या फिर यहाँ पे हमारा क्लास एंड होती है। कुछ छोटे से क्वेश्चन सेशन ऐसे ही टुकड़ों में हम आपके लिए यूट्यूब पे लाते रहेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लोगों को शेयर करें। ऐसा नहीं कि आप खुद ही सिलेक्शन ले लें और आपका दोस्त रह जाए, तो दोस्त को रहने नहीं देना है, उसको ध्यान से एक एक रेटिना के द्वारा डाली हुई वीडियो को शेयर करना है। चाहे कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, हर टीचर की वीडियो शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी सिलेक्शन हो जाए, और आप एक ही जगह पे जब आप काम करेंगे तो बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।